तो सीरीज चल रहा कंप्लीट इकोनॉमी रिवीजन थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यूज। टॉपिक चल रहा फिजिकल पॉलिसी एंड टैक्सेशन इन इंडिया, जिसपे 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं और ये पर्टिकुलर वीडियो पार्ट 3 है। ओवरऑल देखा जाए तो 8वां लेक्चर है इस पूरे सीरीज का। तो ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, होपफुली आपको मालूम है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए आपको कॉपी में मार्क करना है फ्रॉम 1 to 20। आई डोंट थिंक कि 20 क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी देख लेंगे। 1 से 17 तक मार्क कर लो, 20 तक कर लो, 17 हुआ तो अच्छी बात है, अगर ज्यादा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, 3 और हो जाएगा। अब इसमें आपको क्रेडिट सिस्टम और साइंटिफिक टेम्परामेंट का ध्यान रखना है। होपफुली इसको बताने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बोला था इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंड्यूस्ड बाय द इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज नोन एज, मतलब कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन स्पेंडिंग जो है वो कब हो रहा, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है स्पेंड ज्यादा कर रहा, इंक्रीज हो रहा, कब? जब वो इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मतलब गवर्नमेंट भी स्पेंड कर रही और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो रहा, दोनों इंक्रीज कर रहा है। ऐसा कब होगा? इसको क्या बोलते हैं, है ना? तो एवरीबडी इसको क्राउडिंग इन बोलते हैं कि आ रहा है, चारों तरफ से पैसे आ रहे हैं, प्राइवेट पार्टी भी है ना पैसे इन्वेस्ट कर रही है इकोनॉमी में और हमारी गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर रही है, तो इसको क्या कहते हैं? क्राउडिंग इन। बोलो क्लियर हुआ क्या? क्राउडिंग आउट क्या हो गया? जस्ट इसका उल्टा, है ना, कि बाहर जा रहा पैसा, इकोनॉमी से लोग पैसा निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है भैया गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट जो है कल को उनका उतना बेनिफिट होगा, तो इस वजह से वो पैसा निकाले जा रहे हैं, है ना, क्राउडिंग आउट। डेफिसिट फाइनेंसिंग आपको पता ही है क्या होता है, अभी समझाया था पिछले लेक्चर में। क्या? अरे बोलो क्या? कि जो फिजिकल डेफिसिट है या बजट डेफिसिट है ना, उसको फाइनेंस करने के लिए आप पैसे छापो या डिसइन्वेस्टमेंट करो या उधारी लो, उसको क्या कहते हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग। बोलो क्लियर? सबस। Crowding in refers to the phenomena where an increase in government spending leads to increase in private investment spending. Bolo clear? When the government increases its spending, it can create a positive impact on the overall economy. This can result in increased demand for goods and services. अब अगर डिमांड बढ़ेगा, which can in turn encourage private business to invest more in order to meet the higher demand. तो डिमांड बढ़ेगा तो अब जैसे प्राइवेट प्लेयर क्या करेंगे, भैया इतना ज्यादा डिमांड है, काम करो, पैसे लगा दो, है ना, ये पर्टिकुलर चीज को आप प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करो, सच दैट डिमांड को मीट करें हमें और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। बोलो क्लियर? गुड। द इंक्रीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज सेड टू बी क्राउडेड इन, क्या? क्राउडेड इन बाय द इनिशियल गवर्नमेंट स्पेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, डेफिसिट फाइनेंसिंग आपको मालूम है, क्राउडिंग आउट पता ही है, जस्ट अपोजिट इसका, है ना, क्राउडिंग इन का। नेक्स्ट, The excess of total expenditure of government over its total receipt excluding borrowing। अभी हमने ऊपर देखा, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। अच्छा, क्या याद करो, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता था? फिजिकल डेफिसिट में माइनस कर दो इंटरेस्ट पेमेंट को तो प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। बोलो क्लियर? करंट डेफिसिट ये डेलिक्स नहीं डेफिसिट होगा। करंट डेफिसिट अभी बताएंगे, डोंट वरी। कैपिटल डेफिसिट भी समझाएंगे, है ना, जब बीओपी समझाएंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आएगा, डोंट वरी। अभी बता के, है ना, फिर टाइम मतलब टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल डेफिसिट आपको पता ही है, सारा कुछ बता चुके हैं कई बार, इसलिए आगे बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंपैक्ट ऑफ टैक्स। टैक्स का इंपैक्ट जो है उस पर 2 स्टेटमेंट है, बताना है करेक्ट कौन से। पहला, अ टैक्स इज शिफ्टेड फॉरवर्ड टू कंज्यूमर इफ द डिमांड इज इनइलास्टिक रिलेटिव टू सप्लाई। देखो, डिमांड इज इनइलास्टिक, इनइलास्टिक का मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, है ना, कि लाइक उसका प्राइस बढ़ रहा है लेकिन डिमांड जो है जैसे की तैसी है कि नहीं? तो क्या बोलता है कि टैक्स जो है वो शिफ्टेड फॉरवर्ड, तो इस केस में हमारा जो टैक्स रेट है वो राइट साइड में शिफ्ट होगा, मतलब इंक्रीज होगा। ठीक बोल रहा, बिल्कुल सही है ना। दूसरा, टैक्स इज शिफ्टेड बैकवर्ड, लेफ्ट साइड में हो जाएगा टू प्रोड्यूसर। ध्यान रहे, ऊपर क्या है? टू कंज्यूमर, कंज्यूमर से हम ले रहे हैं, है ना, कि अगर प्राइस बढ़ाने पर वो उतना ही डिमांड कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम, कि जो टैक्स रेट है उसको फॉरवर्ड मूव करेंगे कंज्यूमर की तरफ, कि उनसे थोड़ा सा हम टैक्स ले लेंगे। ठीक है, ऐसा जनरली करते हैं हर इकोनॉमी में। पहला क्लियर। दूसरा, जस्ट उल्टा बोला है उसका कि अ टैक्स इज शिफ्टेड बैकवर्ड टू प्रोड्यूसर की तरफ इफ द सप्लाई इज रिलेटिवली मोर इन इलास्टिक देन डिमांड, मतलब जस्ट उल्टा पहले वाले। तो हम किधर शिफ्ट कर देंगे टैक्स को? शिफ्टेड बैकवर्ड टू प्रोड्यूसर, मतलब प्रोड्यूसर को थोड़ी सी राहत दे देंगे। बोलो क्लियर? तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एवरीबॉडी सी। और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि व्हेन डिमांड इज इनइलास्टिक मीनिंग कंज्यूमर आर लेस रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंज, बता ही दिया। अ टैक्स कैन बी शिफ्टेड फॉरवर्ड टू कंज्यूमर। इन दिस केस प्रोड्यूसर कैन पास ऑन द बर्डन ऑफ टैक्स टू कंज्यूमर बाय इंक्रीजिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बोलो क्लियर? गुड। और सेकेंड,
स्टेटमेंट जस्ट अपोजिट है कि व्हेन सप्लाई इज रिलेटिवली more inelastic than demand, a tax burden can be shifted backward to producer. In this scenario, producers may bear a larger portion of tax burden because they have limited flexibility to reduce the quantity supplied without significant cost implication. मतलब क्या हुआ कि सेकेंड केस में जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो किस पे शिफ्ट कर देंगे, बैकवर्ड टू प्रोड्यूसर। बैकवर्ड मतलब हुआ कि प्रोड्यूसर पे, बैकवर्ड मतलब ऐसा नहीं कि उनके पर लेस कर देंगे, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर। देखो एक क्वेश्चन फिर से आ गया, कौन कौन सा, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। अभी तो इसको किया था, फिर से देख, अरे फिर से करवाने की जरूरत है नहीं ना, आप कर लोगे आराम से। चलो 64 का करेक्ट जो है जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, यहाँ पे मैं नहीं दिखाऊंगा, आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। होपफुली आपने नहीं देखा होगा इसका करेक्ट आंसर। चलो 65 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसीट। ध्यान रहे, रेवेन्यू रिसीट मतलब क्या, थोड़ा थोड़ा पैसा करके आ रहा है, इकट्ठा नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स रिसीट अच्छा खासा अमाउंट आता है, इसलिए क्या होगा, ये होगा हमारा कैपिटल रिसीट। अगला डिविडेंड एंड प्रॉफिट, डिविडेंड एंड सॉरी गलती हो रही है एवरीबॉडी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसीट। तो हमें इन चारों में से देखना है कौन सा कैपिटल रिसीट है। सॉरी एवरीबॉडी, पहला जो है कॉर्पोरेट टैक्स रिसीट जो है वो है हमारा रेवेन्यू रिसीट। दूसरा डिविडेंड एंड प्रॉफिट भी रेवेन्यू रिसीट है। डिसइन्वेस्टमेंट जो रिसीट है, डिसइन्वेस्टमेंट, जब हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं मतलब पीएसयू का कुछ शेयर, इक्विटी शेयर सेल करते हैं, तो वहां पे अच्छा खासा अमाउंट आता है जिसको कैपिटल रिसीट बोलते हैं, ना कि रेवेन्यू रिसीट। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। इंटरेस्ट रिसीट क्या है एवरीबॉडी, रेवेन्यू रिसीट है। तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके हमें रेगुलर इंटरवल पे मिलता रहता है, क्या, रेवेन्यू रिसीट। अच्छा एक बात बताओ, रेवेन्यू रिसीट ज्यादा अच्छा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बोलो जल्दी कमेंट बॉक्स में अच्छे से बताओ रीजन के साथ, ठीक है। तो सभी को पता, मैंने समझा ही दिया इसलिए आगे बढ़ जाएंगे, चाहो तो आप पढ़ सकते हो, सिंपल सी चीज है। बोला करेक्ट कौन है फॉलोइंग स्टेटमेंट में से, टोटल 4 स्टेटमेंट है, वन बाय वन देखते हैं, करेक्ट पूछा है हमसे, ठीक है। पहला, एबिलिटी टू पे द प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन होल्ड्स दैट द अमाउंट ऑफ टैक्सेस पीपल पे शुड रिलेट टू देयर इनकम और वेल्थ। क्या बोल गया, फिर से पढ़ो। बोला एबिलिटी टू पे द प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, ability to pay the principal of taxation hold that the amount of taxes people pay should relate to their income or wealth। मतलब जो भी लोग टैक्स को पे करते हैं वो रिलेट करना चाहिए उनके इनकम या फिर वेल्थ से। तो ये तो बेसिक चीज है, बिल्कुल सही है ना। दूसरा, बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, क्या, बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन एक कोई प्रिंसिपल है, क्या स्टेट करता है कि इंडिविजुअल शुड बी टैक्स इन प्रोपोर्शन टू द बेनिफिट दे रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोग्राम, ठीक है। जैसा कि नाम है वैसा ही इसका मतलब भी आ रहा है, तो ठीक है, इसको भी सही मान लेते हैं। अगला, अ प्रोग्रेसिव टैक्स टेक्स अ लार्जर शेयर ऑफ टैक्स फ्रॉम पुअर फैमिली देन इट डज फ्रॉम द रिच फैमिली। देखो ये तो रिग्रेसिव होता है, प्रोग्रेसिव थोड़ी ना होता है, तो तीसरा नहीं हो सकता। लो तीसरा नहीं हो सकता, करेक्ट आंसर आ गया हमारा। देखो पहले दूसरे में भले ही डाउट था, तीसरे को कट किया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। बोलो एकदम क्लियर। चौथा भी देख लेते हैं क्यों सही है। इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव द एडवांटेज ऑफ बीइंग चीपर एंड इजियर टू कलेक्ट, एकदम सही बात है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जैसे जीएसटी हो गया, तो क्या हो गया, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, कलेक्ट करना कितना आसान है, प्रोडक्ट पे लगा दो, 5 रुपए का प्रोडक्ट है, 2 रुपए जीएसटी लगा दो, टोटल 7 हो गया, तो 7 रुपए का बेचो। कितना आसान है कलेक्ट करना, बोलो क्लियर। आसान है, चाहो तो ये पढ़ सकते हो, लेकिन क्या ही पढ़ोगे, इतना आसान है तो क्या ही पढ़ोगे, आगे बढ़ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। ध्यान है, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव अभी ऊपर डिस्कस किया। टैक्स रेट इज सेम अक्रॉस ऑल इनकम, प्रोपोर्शनल होता है भाई, ये गलत। दूसरा, टैक्स रेट इंक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज, बिल्कुल सही बात है। टैक्स रेट डिक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज, ये रिग्रेसिव वाला है। अगला, ईच हाउस होल्ड पे इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स, ये कौन सा है, ये है आई थिंक प्रोपोर्शनल वाला, है ना। तो डी क्या हो गया, प्रोपोर्शनल वाला हो गया, एकदम क्लियर है क्या, गुड। अच्छा, तो पहले और चौथे में डिफरेंस क्या हुआ, ईच हाउस होल्ड पेज इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स, और पहला बोला टैक्स रेट इज सेम अक्रॉस ऑल इनकम, ठीक है, दोनों मोर और लेस सिमिलर ही है ना। देखो एक्सप्लेनेशन में कुछ है क्या, a progressive tax structure is one in which the tax rate increases as income increases, ठीक है। this means that the high income earner, सिंपल सी चीज है, पता ही है आपको, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, रिग्रेसिव पता है, प्रोपोर्शनल पता है, प्रोग्रेसिव पता है, तीनों के तीनों टाइप को पता है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड रेगुलर बजटरी सपोर्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा रेगुलर बजटरी सपोर्ट किसको प्रोवाइड नहीं करते। तो बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है एवरीबॉडी, ध्यान रखिएगा, ये सीटीएस में पूछा था, पूछने का तुक भी बनता है। तो करेक्ट आंसर है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। अब बात आती है कि सर
यहाँ पे यूनाइटेड सर्विस मतलब कि डिफेंस से रिलेटेड कुछ बातें हो रही है, तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं करता तो कौन करता है? तो एवरीबडी इसको जो है फाइनेंस करते हैं कैसे? चैरिटी से। और देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। बाकी पहले और दूसरे तीसरे को कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही बजटरी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। किसको किसको? हिमालयन माउंटेनियर इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस न्यू दिल्ली और आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल, इन तीनों को कौन पैसे देता है? मतलब रेगुलर बजटरी सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। डी को नहीं करता, क्यों? क्योंकि द यूएसआई इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फाउंडेड इज 1870। सोचो इतना पुराना। तो आई थिंक अगर ये 2015 में क्वेश्चन पूछा है, मतलब उस समय न्यूज वगैरह में समथिंग रहा होगा, दैट्स वाई ऐसा वेग और फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है। टू प्रमोट द स्टडी ऑफ मिलिट्री और स्टैटिक अफेयर्स, यूएसआई इज फंडेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबरशिप फीस, डोनेशन और ग्रांट्स। ठीक है, तो इससे ये फंडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहा आपके सामने, क्या बोला? Which one of the following is not a source of tax revenue for the central government in India? ध्यान रहे, टैक्स रेवेन्यू तो इनकम टैक्स ऑब्वियस है, मिलता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। कस्टम ड्यूटी किसको मिलता है? सर्विस टैक्स और मोटर व्हीकल टैक्स। कस्टम ड्यूटी भी कौन लगाता है? सेंटर लगाता है। सर्विस टैक्स भी कौन लगाता है? सेंटर। लेकिन मोटर व्हीकल टैक्स कौन लगाता है? एवरीबडी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, ना कि सेंट्रल। इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा कि इससे मोटर व्हीकल टैक्स से सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू नहीं मिलता है। पढ़ सकते हैं कि मोटर व्हीकल टैक्स इज नॉट अ सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया। Motor vehicle tax is a state level tax imposed by the respective state governments. It is levied on the ownership, registration or operation of motor vehicle within a state. बोलो एकदम अच्छे से क्लियर, सबस। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। which of the following does not form part of current अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? अब देखो आ गया ना करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट आ गया, तो कौन सा करंट अकाउंट को नहीं फॉर्म करता? डज नॉट फॉर्म, ये बोला है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स बिल्कुल करता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज से भी होता है। इनकम रिसीट ऑफ पेमेंट ये भी होता है। कैपिटल रिसीट एंड पेमेंट, एफडीआई की बात हो रही है एवरीबॉडी। एफडीआई जो है वो करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट को नहीं फॉर्म करता, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। जो हमसे बोला था नहीं करता, तो ऑप्शन डी जो है नहीं करता, बाकी सब करते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं करता हूं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ट्रेड्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इनकम रिसीट एंड पेमेंट्स। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा ये इसमें आ गया। इट रिप्रेजेंट द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब किसी एक कंट्री का पूरी दुनिया से जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट कहते हैं। ठीक है, अभी उसको भी बाइफरकेट करते हैं डॉट। On other hand, capital receipt and payment refer to transactions related to capital flows including FDI, क्या? Foreign direct investment, portfolio investment, loans और debt repayment. These transactions are part of the capital account of the balance of payment. क्या? Capital account of balance of payment, not current account. अब बात आती है सर ये दोनों क्या होते हैं, समझो। जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें दो अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन और इनकम रिसीट एंड पेमेंट। वहीं पे कैपिटल अकाउंट की बात करें तो उसमें आ जाता है बारोविंग और लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये सारा कुछ। बोले एकदम अच्छे से क्लियर हुआ, गुड। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, इसी में आंसर है आपके सामने ही। मैं बोला कि जो रेमिटेंसेस आते हैं ना, क्या रेमिटेंसेस आते हैं कहाँ से? बाहर से। बाहर देश में, बाहर गांव में, मतलब बाहर देश में जो लोग रहते हैं वो लोग ऑब्वियस से पैसे कमाते हैं तो अपने देश को भेजते हैं, तो वो उसको बोलते हैं रेमिटेंसेस, है ना। तो हमारे देश में जब रेमिटेंसेस आते हैं तो वो कौन सा है, करंट अकाउंट का पार्ट है या कैपिटल अकाउंट का? ठीक है, जरा कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। कारपोरेशन टैक्स इज इंडिया इज लेवाइड ऑन इनकम ऑफ अ कंपनी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड कारपोरेशन टैक्स? ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, बिल्कुल बिजनेस से प्रॉफिट होगा तो उसको कॉर्पोरेशन टैक्स में इंक्लूड तो करेंगे। कैपिटल गेन को भी करेंगे, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी भी करेंगे, सेल प्रोसीड ऑफ एसेट। सेल प्रोसीड ऑफ एसेट जो है वो कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं हुआ, सेल टैक्स हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन जी हो जाएगा, इस पे नहीं करेंगे, बाकी सब पे करेंगे। ठीक है, तो कॉर्पोरेशन टैक्स इज लिवाइड ऑन द इनकम ऑफ अ कंपनी विच इंक्लूड प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेसेस, कैपिटल गेन्स और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। Sale proceed of asset are not included in the income of a company for purpose of corporation tax. When a company sells its assets such as property or equipment, the proceeds from those sales are not subjected to corporation tax. ध्यान रहे,
ऊपर शायद मैं भी कंफ्यूज हो गया, जो सेल प्रोसीड ऑफ एसेट है, ध्यान है एसेट है कि जब एसेट को कोई कंपनी बेचती है ना तो उसके कॉर्पोरेशन टैक्स का पार्ट हिस्सा नहीं होता है, ठीक है। वो एसेट को रिड्यूस करी तो वहां से जो पैसे आते हैं वो अपना एक्सपेंशन के लिए कर सकती है या फिर बाकी काम के लिए, वो कॉर्पोरेशन टैक्स का पार्ट नहीं होता। होपफुली आपको क्लियर। नेक्स्ट, प्रोसीड्स फ्रॉम डिस इन्वेस्टमेंट आर इंक्लूडेड एज, मतलब जो डिस इन्वेस्टमेंट से पैसे आते हैं उसको कैसा किस तरीके से हम कंसिडर करते हैं, कितनी बार बता चुका, वो कैपिटल रिसीट होता है। क्या होता है एवरीबॉडी? कैपिटल रिसीट। याद कीजिए, कैपिटल रिसीट होता है क्या? डिस इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि अच्छा खासा पैसा एक ही बार में आता है। बोलो क्लियर? गुड। अच्छा, रिवेन्यू क्या होता है? फिर जो थोड़ा बहुत पैसा आता है बार बार आता है। रिवेन्यू मतलब रिकरिंग टाइप का, रिपीटिंग टाइप का। टैक्स से आ रहा तो टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। नॉन टैक्स से आ रहा, फॉर एग्जाम्पल जैसे फाइन वगैरह हो गया है ना, या फिर इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, या फिर पीएसयू का डिविडेंड हो गया, ये सब के सब क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। बोलो क्लियर? तो टैक्स रेवेन्यू भी समझ आ गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी समझ आ गया। रेवेन्यू रिसीट क्या होता है? मैंने बताया कि पीएसयू वगैरह का जो क्या डिविडेंड वगैरह मिलता है हमें, वो हो गया हमारा रेवेन्यू रिसीट। ओके, एकदम अच्छे से क्लियर। देख लो एक बार, disinvestment or disvestment is when the government sells its asset or subsidiary such as central or state public sector enterprises, मतलब PSUs या state public enterprises, all those receipts of the government which create liability or reduce financial asset are termed as capital receipt। फिर समझो, वो सारे के सारे रिसीट ऑफ गवर्नमेंट विच क्रिएट लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी क्रिएट करती है या फिर रिड्यूस करती है फाइनेंशियल एसेट को, उनको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसीट बोलते हैं। कैपिटल रिसीट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसीट एंड नॉन डेट कैपिटल रिसीट। दिस इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स कम अंडर नॉन डेट कैपिटल रिसीट। क्या? एनडीसीआर, नॉन डेट कैपिटल रिसीट। क्लियर? गुड। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है आपको। क्या? माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट और कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन आर दी थ्री मेन अप्रोचेस टू डिसइन्वेस्टमेंट। अब तीनों क्या क्या होते हैं समझो ध्यान से। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैज अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर अंडरटेकिंग डिसइन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रोसीजर कॉल्ड द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। क्या? दीपम। दीपम क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। द गवर्नमेंट में डिसइन्वेस्ट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फिजिकल बर्डन और ब्रीज द रेवेन्यू शॉर्टफॉल फॉर दैट ईयर। मैंने बता ही दिया आपको सारा कुछ, इसका पर्पस क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट का। अगला, इट ऑल्सो यूजेस डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स टू फाइनेंस द फिजिकल डेफिसिट। बताइए, टू इन्वेस्ट इन द इकोनॉमी और डेवलपमेंट और सोशल सेक्टर प्रोग्राम एंड टू रिटायर गवर्नमेंट डेट। बोलो क्लियर? गुड। नेक्स्ट, जीएसटी क्या है? तो भैया जीएसटी जो है ना वो डेजिग्नेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई एक गुड बना महाराष्ट्र में, मान लेते हैं महाराष्ट्र में कोई गुड बना ये, अब वो जाके बिका किसमें? यूपी में। अब यूपी में बिका ना तो जीएसटी कहाँ पे लगेगा? कौन कलेक्ट करेगा? यूपी गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बिका है ना, जहाँ पे सेल हुआ वो कहाँ हुआ? यूपी में। या फिर अल्टीमेटली कहाँ पे जाकर वो पहुंचा? डेजिग्नेशन क्या हुआ उसका? यूपी। दैट्स वाई वहां पे लगेगा। तो जीएसटी क्या है? डेजिग्नेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। क्या? जब तक उसको कंज्यूम नहीं करोगे, मतलब खरीदोगे नहीं, तब तक नहीं लगेगा। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए हो गया। बोलो क्लियर? गुड। तो गुड्स और सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है यूज्ड इन इंडिया ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स लिवाइड ऑन मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। इट वाज लॉन्च इन 1 जुलाई 2017 एज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द इंटायर कंट्री, पूरे देश के लिए। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेजिग्नेशन बेस्ड टैक्स। कॉम्प्रिहेंसिव बिकॉज इट हैज subsumed almost all the indirect taxes except a few state tax। मतलब कुछ स्टेट टैक्स को छोड़ के बाकी सारा का सारा कंपाइल कर दिया और बना दिया जीएसटी। ठीक। कुछ और पॉइंट कि जीएसटी टैक्स वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट कब? इतना मार्च 2017 को, केम इनटू इफेक्ट 1 जुलाई 2017 को। तो इसलिए जीएसटी दिवस या जीएसटी डे कब मनाते हैं जरा मेरे को बताना कमेंट में। ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी क्या क्या है? टू अचीव द आइडियोलॉजी ऑफ वन नेशन वन टैक्स, to subsume the majority of the indirect taxes in India, बिल्कुल। to eliminate the cascading effect of taxes, बिल्कुल। cascading मतलब बार बार जो हो। to curb tax evasion, to increase the taxpayer base and improve logistic और distribution system। एकदम क्लियर? शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है क्या? पढ़ते हैं फिर पता चलेगा। which one of the following function as an automatic stabilizer in context of physical or monetary policy of an economy। मतलब
ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है किसमें, फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ एक इकोनॉमी में, तो वो है देखो पर्सनल इनकम टैक्स को बोलते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इन कंटेक्स्ट ऑफ फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ एन इकोनॉमी में। ठीक, ऐसा क्यों, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ध्यान समझिएगा क्या बोल रहा है। Automatic stabilizer are a type of fiscal policy designed to offset fluctuation in a nation's economic activity through their normal operation without additional timely authorization by the government or policy makers. ठीक, the best known automatic stabilizer are progressive graduated corporate and personal income taxes and transfer systems such as unemployment insurance or welfare. ये सब के सब क्या है, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है। ऑटोमेटिक stabilizer are called this because they act to stabilize economic cycle and are automatically triggered without additional government action. बोलो क्लियर, गुड। नेक्स्ट, दो लिस्ट है, पहले को दूसरे से मैच करना है, अब ध्यान से समझिएगा। रंगराजन कमेटी, रंगराजन कमेटी किसके लिए था, किसके लिए था, किसके लिए था? ये रंगराजन कमेटी था डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स इन पीएसयू के लिए, ठीक है। नरसिम्हन कमेटी, उल्टा बोल रहा हूँ क्या मैं? नहीं, ठीक है, रंगराजन कमेटी जो है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स इन पीएसयू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उसके लिए ही है ना, रंगराजन कमेटी था। अच्छा, नरसिम्हन कमेटी किसके लिए था पता नहीं। केलकर कमेटी तो सभी को पता होगा एवरीबॉडी, क्या टैक्स रिफॉर्म के लिए है ना। तो ए का तीसरा, सी का 1, तो 3-1 ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो 3-4-1-2, 3-4-1-2 समझो ध्यान से। नरसिम्हन कमेटी किसके लिए होगा, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए, और मल्होत्रा कमेटी इंश्योरेंस रिफॉर्म के लिए। अब ध्यान रहेगा क्या, चारों के चारों बोलो हाँ है ना, तो इसको ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो सिंपल सी चीज है, आगे बढ़ जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में एवरीबॉडी बस इतना ही था। होपफुली आपको सारा का सारा कुछ क्लियर होगा। तो चाणक्य जी का कहना है, ध्यान से सुनिएगा, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग इन लाइफ, अगर आप जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं, लर्न फ्रॉम योर पास्ट डिसीजन, तो आप अपने भूतकाल के डिसीजन, जो आपने निर्णय लिया, उससे सीखिए। कहते हैं कि हम अगर अपने किए हुए से सीखें, मतलब जो हमने डिसीजन लिया है लाइफ में ना, अगर उससे सीखें तो हम बहुत ही बेहतर इंसान बनते हैं आगे आने वाले टाइम में, बोलो हाँ है ना। तो यही चाणक्य जी का कहना है कि अगर आपको जीवन में सच में कुछ सीखना है ना, तो पहले अपने पास्ट डिसीजन से सीखो। होपफुली आपको बढ़िया से क्लियर होगा, साथ में पूरा का पूरा लेक्चर क्लियर होगा। कहीं पे कोई डाउट, कोई परेशानी है तो अरे भाई कमेंट करो ना, पूछो, डिस्कस करो, है कि नहीं। साइंटिफिक टेम्परामेंट क्यों डेवलप कर रहे हो? थ्रू आउट द लेक्चर मैंने यही बोला आपको ना, कि कुछ भी नहीं समझ आ रहा, पूछना है, डिस्कस करना है, ठीक है। चलो, तो इस लेक्चर में इतना ही एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए एंजॉय करो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहिए।